नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार में विकास के दावों के बीच बहुत तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई पार्टी कह रही है कि बिहार बदल रहा है, तो कोई ये आरोप लगा रही है कि विकास के लिहाज से प्रदेश ठहर सा गया है। उद्योग धंधों की हालत को लेकर भी कोई एक राय नहीं देखी जा रही है। प्रदेश में कई कल कारखाने बंद हुए तो कई नए खुले भी हैं, लेकिन उद्योग आज भी बिहार की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ नहीं बन पाया। इसके पीछे क्या वजह है और बीते कुछ दशकों में कितनी बदली है बिहार की तस्वीर उद्योगों के लिहाज से, हम इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में बिहार उद्योग के मामले में कितना आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। तो आइए शुरू करते हैं लोकतंत्र 2015 की ये खास पेशकश, बिहार में उद्योग। बिहार के कई इलाकों में भले ही पुराने कल कारखानों पर ताला बंद हो, लेकिन बीते एक दशक में प्रदेश में कई नए उद्योग लगे। नतीजा ये हुआ कि औद्योगिक विकास की तालिका में राज्य ने लगातार ऊपर की ओर छलांग लगाई। हालांकि विकसित प्रदेशों की तुलना में बिहार आज भी हालात बिहार के संतोषजनक नहीं हैं, लेकिन निवेश के लिहाज से अब पहले के मुकाबले प्रदेश को बेहतर माना जा रहा है। जर्जर कारखानों की ये तस्वीर बिहार की वो दास्तां सुना रही है जो इस प्रदेश की लंबे समय से हकीकत रही है। बिहार में नए कल कारखाने भी लगे, लेकिन वो इतने बड़े राज्य के लिहाज से आज भी नाकाफी हैं। सूबे की अर्थव्यवस्था पर नजर दौड़ाएं तो आज भी जीडीपी में उद्योग का हिस्सा बेहद मामूली है। बिहार की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, करीब 58%। इसके बाद खेती का हिस्सा आता है जिसका 22% योगदान है, जबकि उद्योग का महज 20%। यानी बिहार की कामकाजी संस्कृति में उद्योग आज भी मजबूत जगह नहीं बना पाया है। लेकिन 10 साल पहले उद्योग की हिस्सेदारी महज 5% पर सिमट कर रह गई थी। इस लिहाज से हालात पहले से बेहतर माने जा सकते हैं। जो 3 चीजें हैं उसमें 2 चीज इसने डेवलप कर दी है। रोड के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफी डेवलपमेंट है। पहले आप 2 बजे रात में भी कहीं चले जाइए, कोई भी नहीं, और वो बिल्कुल अब रोड जो है बहुत ही स्मूथ है सारी जगह। जो पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती, सड़कें अच्छी नहीं थी, बिजली इनके साथ वो दिल्ली से टैग है। इसलिए 3 बुनियादी चीज जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है उसमें 2 तो इसने कर दिया, और तीसरी बिजली में भी अब देखिए इंप्रूवमेंट है। हाल के बरसों में बिहार में औद्योगिक विकास दर के आंकड़े आश्वस्त करने वाले हैं। सीएसओ के मुताबिक वित्त वर्ष 2012-13 में बिहार की आर्थिक विकास दर देश में सबसे शानदार रही। इस दौरान बिहार की जीडीपी 10.73% की दर से बढ़ी। इसके बाद मध्य प्रदेश में 9.79%, दिल्ली में 9.33% और केरल में 8.24% की विकास दर देखी गई। राज्य की जीडीपी में ऊंची बढ़ोतरी के लिए उद्योग का बड़ा योगदान रहा। उद्योग की हिस्सेदारी अब जीडीपी के आंकड़ों में दोहरे अंकों में दर्ज हो रही है। राज्य की जीडीपी विकास दर में उद्योग की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2011-12 में 20%, 2012-13 में 18% और 2013-14 में 18.5% देखी गई। जानकारों का मानना है कि सूबे में अब उद्योग धंधों के लिए पहले के मुकाबले अच्छा माहौल बन रहा है। एक बात है कि इसमें ये एक देखने में बात आई कि बिहार के जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो यहीं के लोग हैं, जो कहीं न कहीं उद्यमी के तौर पर उद्योग धंधे लगाने के लिए आए, उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में ही बहुत कुछ किया, कुछ अच्छा कर रहे हैं। और वही अगर कहें तो बिहार की एक अपनी पूंजी है उद्योग की। कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते बिहार को निवेश के लिए बेहतर नहीं माना जाता था, लेकिन बीते कुछ बरसों में तस्वीर बदली है। सन 2009 में विश्व बैंक ने देश में पटना को निवेश की शुरुआत के लिए सबसे बढ़िया शहर करार दिया। बीते कुछ बरसों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई, जिससे हालात में बदलाव आए। हालांकि आज भी उद्योग की कोई ठोस शक्ल नहीं बन पाई है और इसी के चलते हर बरस विकास दर के आंकड़ों में भारी अनिश्चितता दर्ज होती रहती है। कभी खनन क्षेत्र में विकास तेज होता है तो कभी निर्माण क्षेत्र में। आंकड़ों के मुताबिक
2009-10 में बिहार में कुल औद्योगिक विकास दर 14.10% रही, जबकि 2010-11 में 28.40%, 2011 में घटकर 3.10%, 2012-13 में 1% और 2013-14 में बढ़कर 11.50% रही। मोटे तौर पर देखा जाए तो बिहार में निर्माण क्षेत्र के अलावा बिजली, गैस और पानी आपूर्ति में वृद्धि दर बेहतर हालत में है, लेकिन खनन और गैर पंजीकृत उद्योग धंधों की हालत आज भी ठीक नहीं है। आधारभूत संरचना हम विकसित नहीं कर पाते हैं और न सुरक्षा की गारंटी दे पाते हैं। इन दोनों कारणों से कोई उद्यमी बिहार आना नहीं चाहता है। आप बिजली नहीं दे पाते हैं, आप उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम नहीं दे पाते हैं। परिणाम होता है कि जो आने वाले होते हैं वह पहले से दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। असल में झारखंड के अलग होने के बाद कल कारखानों से भरे ज्यादातर इलाके बिहार की झोली से छिटक गए, लिहाजा प्रदेश के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई थी। ऐसे में उद्योग धंधे की चमक बिखेरना बिहार के लिए आज भी काफी मशक्कत का मामला है। बड़े कल कारखानों के लिए बिहार आज भी बाट जोड़ रहा है। पुरानी पीढ़ी इस गम में है कि एक जमाने में प्रदेश के कई इलाकों में फलने फूलने वाली चीनी और पेपर मिल पर आज ताले लटके हैं, और नई पीढ़ी इस गम में है कि बड़े कल कारखाने नहीं लग रहे हैं। कहीं भी डायरेक्ट हैवी इंडस्ट्रीज नहीं आती है। उससे पहले एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को अट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। पहले वो सेटअप होगा बिहार में, तभी जाके हैवी इंडस्ट्रीज अपना प्लांट सेटअप करेगी। तो एमएसएमई पे पहले ज़्यादा फोकस होना चाहिए। प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं में बेहतरी के चलते अब उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में कल कारखानों के हालात सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार की औद्योगिक सेहत को कई सालों तक संशय की नजरों से देखा गया, लेकिन एक दौर में बिहार देश में उद्योगों, खासकर कृषि आधारित उद्योगों में चमकता हुआ सितारा था। सरकारों की अदूरदर्शिता कहें या फिर राज्य की विडंबना कि जितना भी औद्योगिक विकास हुआ बिहार में, वो बंटवारे के बाद झारखंड की झोली में चला गया। एक नजर डालते हैं बिहार के औद्योगिक इतिहास और पिछले 25-30 सालों के विकास पर। एक दौर था जब बिहार के खेत सोना उगलते थे। आजादी के 3 दशक बाद तक बिहार के इन्हीं खेतों ने यहाँ उद्योगों को भी ऑक्सीजन दी। 1947 से 1955 के आसपास तक पूरे भारत में चीनी उत्पादन का 1/4 बिहार से मिलता था। 1950 से 1980 के बीच डालमिया नगर का एग्रो मार्केट, बरौनी का तेल शोधक कारखाना, फतुहा का मोटर स्कूटर प्लांट और मुजफ्फरपुर का पावर प्लांट जैसे औद्योगिक केंद्र बिहार को एक नए औद्योगिक युग में ले गए। बिहार के उद्योगों का बड़ा हिस्सा उत्तरी हिस्से में था, लेकिन 1980 से 1990 के दशक में बिहार की औद्योगिक सेहत खराब होने लगी। इस बीच जितना भी औद्योगिक विकास हुआ, वो प्राकृतिक संपदा और खनिजों की भरमार के चलते बिहार के दक्षिणी हिस्से यानी आज के झारखंड में सिमट कर रह गया। इस दौरान अविभाजित बिहार में बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और रांची जैसे औद्योगिक शहरों की काया पलट हो गई। लेकिन सरकारों ने उत्तर और मध्य बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने में कंजूसी दिखाई, जिसका खामियाजा राज्य के बंटवारे के बाद भुगतना पड़ा। पटना के पास ही फतुहा औद्योगिक क्षेत्र है या फिर पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र है। तो इस तरीके से कोशिशें होती रहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा उद्योगों का एक कहें कि संजाल बिहार में खड़ा हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। निवेश के लिए तमाम कोशिशें होती रही, निवेश के लिए सम्मेलन भी बुलाए जाते रहे, एनआरआई मीट भी होते रहे बिहार में, लेकिन उसका कोई फलाफल बहुत अच्छा नहीं निकला। 1980 के दशक में बिहार में उद्योगों के पिछड़ने की कहानी राज्य के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने में आई अस्थिरता के इर्द गिर्द घूमती है। 1980 के शुरुआती वर्षों में प्रदेश की जीडीपी 49% की रफ्तार से बढ़ी, जो देश में सबसे ज्यादा जीएसडीपी ग्रोथ में से एक थी।
लेकिन इस दौरान खेती में सरकारी निवेश घटता गया और 80 के दशक के आखिरी वर्षों में खाद्यान्नों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने की नौबत आ गई। खेती से जुड़े किसानों और मजदूरों ने जब विरोध जताया तो लालू प्रसाद यादव उनकी आवाज बने और यही 1989 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद के सत्ता में आने का कारण बन गया। इंडस्ट्री के लिए 3 चीजें शर्त है। पावर आपके पास होना चाहिए, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए और उसके बाद कम्युनिकेशन का रास्ता होना चाहिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का सवाल होना चाहिए। लालू यादव ने शुरुआती दिनों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ तात्कालिक कदम जरूर उठाए, लेकिन आगे के वर्षों में ठहराव आ गया। 1991-92 में बिहार में 1371 कारखाने थे, जो देश के कुल हिस्से का 3.26% था। 1992-93 में उदारीकरण के दौर में ये अचानक बढ़कर 3885 हो गए, लेकिन राष्ट्रीय औसत में इसकी हिस्सेदारी घटकर 3.25% रह गई। तब से लेकर आगे के सालों में तस्वीर ज्यादा अच्छी नहीं रही। 1994-95 में बिहार में 3600 कल कारखाने रह गए। लालू यादव के दूसरे कार्यकाल में भी ज्यादा औद्योगिक विकास नहीं हुआ और 1995-96 में 3617 कारखाने ही बचे। 1996-97 में और गिरावट आई और ये घटकर 3317 हो गए। 1997-98 में भी गिरावट जारी रही और 3297 कारखाने रह गए। उद्योगों के घटने का सबसे बड़ा कारण व्यवसायियों की सुरक्षा का सवाल था। तो इनकी कोशिश रही है, लेकिन बिहार मुझे लग रहा है कि अब इसके बाद की यात्रा जो शुरू होगी बिहार की, वो शायद फिर एक उद्योग धंधों के बारे में बिहार सोच सकता है या गुंजाइश यहाँ बन सकती है। आरजेडी सरकार के खिलाफ विरोध की बयार बह चली। इसका बड़ा फायदा नीतीश कुमार को मिला और 2005 में नीतीश कुमार के हाथों में राज्य की बागडोर आ गई। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की तत्कालीन एनडीए सरकार के दौरान लोगों का विश्वास धीरे धीरे उद्योगों की तरफ लौटने लगा। नीतीश कुमार ने आते ही औद्योगिक नीति में कई बदलाव किए। 2006 के बाद से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप बनाया गया। इसके तहत बिहार में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, अधोसंरचना विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनेबलिंग एक्ट, नई उद्योग नीति और वैट के सरलीकरण जैसे कदम शामिल हैं। नीतीश कुमार ने आगे के सालों में अपनी उद्योग नीति को और विस्तार दी। इसमें 80% वैट का पुनर्भुगतान, 10 साल के लिए लगाई गई पूंजी पर 300 करोड़ रुपए की सीलिंग, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया का विकास करने में 35% सब्सिडी और 25 एकड़ जमीन, उद्यमियों को बिजली ड्यूटी की माफी, इंडस्ट्री के लिए जमीन लेने पर स्टैंप ड्यूटी की माफी जैसी बातें शामिल हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले कई सालों से पीछे चल रहे औद्योगिक क्षेत्र में जान फूंकने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन यह पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में कल कारखाने तो लगे, लेकिन उसकी राष्ट्रीय हिस्सेदारी अभी बहुत कम है। प्रदेश में कल कारखानों में इलाकेवार असमानता भी साफ देखने को मिलती है। एक दौर में उत्तरी बिहार के भी कई जिलों में कारखाने थे, जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में बताया, और कहने को यहाँ आज भी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो बंद हो चुके हैं या फिर बंदी की कगार पर हैं। आइए देखते हैं बिहार में कारखानों के मौजूदा हालात पर। बिहार में इस तरह की औद्योगिक हलचल फिर से तेज हुई है और कई इलाकों में छोटे बड़े कारखाने लग रहे हैं। 2005-06 में प्रदेश में कुल कारखानों की संख्या 1699 थी, जिसमें खेती पर टिके उद्योगों की संख्या 470 थी, तो वहीं गैर कृषि क्षेत्र के 1199 कारखाने थे। 5 साल में तस्वीर बदली और प्रदेश में कुल उद्योगों की संख्या 2011-12 में बढ़कर 3232 हो गई, जिसमें कृषि पर टिके उद्योगों की संख्या 1126 और गैर कृषि उद्योगों की संख्या 2106 हो गई। प्रदेश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर टिकी है, लेकिन खेती किसानी को उद्योग से नहीं जोड़ा जा सका। पटना के पास ही फतुहा औद्योगिक क्षेत्र है या फिर पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र है, तो इस तरीके से कोशिशें होती रहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा उद्योगों का एक कहे कि संजाल बिहार में खड़ा हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। निवेश के लिए तमाम कोशिशें होती रही, निवेश के लिए सम्मेलन भी बुलाए जाते रहे, एनआरआई मीट भी होते रहे बिहार में, लेकिन उसका कोई फलाफल बहुत अच्छा नहीं निकला।
आलम यह है कि जो बिहार चीनी मिल के लिए मशहूर था, वो इस सूची में काफी पीछे छूटता गया। कई चीनी मिल बंद हो गईं और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स उतनी नहीं खुल पाईं जितनी दरकार है। फिलहाल बिहार के सभी उद्योगों को मिला दें तो ये महज 1,26,952 लोगों को ही रोजगार देने में कामयाब हो पा रहे हैं। यही वजह है कि रोजगार की तलाश में लोग आज भी दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए 3 चीजें शर्त है। पावर आपके पास होना चाहिए, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, और उसके बाद कम्युनिकेशन का रास्ता होना चाहिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का सवाल होना चाहिए। जो कारखाने बिहार में इस वक्त मौजूद हैं, उनके बीच भी इलाकेवार असमानता है। यानी किसी खास इलाके में तो कारखाने बन रहे हैं, लेकिन कई इलाके आज भी उद्योग धंधों की दस्तक से महरूम हैं। 2013-14 में बिहार सरकार ने जितने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को मंजूरी दी, उनमें 827 कारखानों के साथ पटना प्रमंडल सबसे आगे है। इसके बाद तिरहुत में 534, मगध में 378 और कोसी में 327 कारखानों का पंजीकरण हुआ। इस वित्त वर्ष में कुल 3,133 कारखानों का पंजीकरण हुआ, लेकिन इनमें से ज्यादातर लघु और सूक्ष्म उद्योग ही हैं। मध्यम आकार के महज 11 कारखाने लगे, जो कि राज्य के 3 प्रमंडलों में सिमट कर रह गए। सरकार के सामने फिलहाल ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सूबे के हर इलाके में उद्योग धंधों को विस्तार दे पाएं। तो इनकी कोशिश रही है, लेकिन बिहार मुझे लग रहा है कि अब इसके बाद की यात्रा जो शुरू होगी बिहार की, वो शायद फिर एक उद्योग धंधों के बारे में बिहार सोच सकता है या गुंजाइश यहाँ बन सकती है। जिन इलाकों में लोग कारखानों की आवाज के साथ बड़े हुए, उनमें से कई इलाकों में अब सन्नाटा पसरा रहता है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि नए कारखाने लगने के साथ बीमार पड़ चुके पुराने कारखानों की मरम्मत भी जरूरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उद्योग जगत से जुड़े लोग क्या सोचते हैं बिहार के हालात को लेकर, ये जानना भी दिलचस्प है। उनकी नजर में क्या कुछ बदला बिहार में और कितना और बदलने की दरकार है, ये देखते हैं। आज के बचे हुए बिहार में रॉ मटेरियल्स हमारे पास नहीं है। रॉ मटेरियल का मतलब कि कोई भी खनिज पदार्थ हमारे पास नहीं है सारे बिहार में आज के दिन। अब एक थोड़ी सी जगह में थोड़ा बहुत है लाइमस्टोन, लेकिन उसमें भी कुछ पर्यावरण के कारण परेशानी आई हुई है, तो वो नहीं है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कृषि आधारित उद्योग की ही बात हम करते हैं, उसमें ही प्रॉपर हमारे पास के कितना हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, कौन से अन्न कितने एक्स्ट्रा हैं जो खाने के बाद बचते हैं, तो इस सब के पूरे आंकलन नहीं है हमारे पास। बिहार जब तक एक सर्टेन लेवल पर आया, इसके यहाँ की गवर्नमेंट एक सर्टेन थिंकिंग पे, तब तक बाकी देश उससे काफ़ी आगे निकल गया। बाकी आज के दिन जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, जिनके पास इंडस्ट्री ऑलरेडी हैं, तमिलनाडु हैं, पंजाब हैं, महाराष्ट्र हैं, गुजरात हैं, इन्होंने और अपना इम्प्रूवमेंट किया, और आज के दिन तो इंडस्ट्री के पास ऑप्शन है कि वो इंडिया में कहीं भी जा सकती है। उसको जहाँ पर एक अच्छा इकोसिस्टम मिलता है, जहाँ पे उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ की गवर्नमेंट उसको हर तरीके की सुख सुविधा दे सकती है, उसी के पास जाती है। बिहार गवर्नमेंट का अभी भी ये सोच है कि अगर उन्होंने इंडस्ट्री को कुछ कंसेशन दे दिए तो वो इंडस्ट्री के लिए एक क्रिटिकल पैरामीटर होना चाहिए और सब दौड़ के आ जाएं। ऐसा है ना कि बिहार में मार्केट इज़ वेरी लार्ज, पॉपुलेशन होने की वजह से मार्केट बहुत बड़ा है, लोग आना चाहते भी हैं। 2-3 कंस्ट्रेंट्स हमारे यहाँ है, पॉलिसी भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। पहला कंस्ट्रेंट इस ज़मीन का अवेलेबिलिटी, लैंड का, जो कि बिहार में सब तो उपजाऊ ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, इसलिए इंडस्ट्री के लिए लैंड अवेलेबिलिटी सीमित है, जिसके लिए सरकार को एक स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा कि कैसे ज़मीन को अर्जित करें, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाएं, ज़मीन दे पाए हम लोग। और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, कि जो पॉलिसीज़ है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया है। ये 2 चीज़ को, पॉलिसी इटसेल्फ ठीक ठाक है। सुविधाएं तो और होना चाहिए, मान लीजिए जो है तो वो भी ठीक है, मिला जुला करके जो सुविधा है, अभी बिजली ठीक है, और भी फैक्ट्री आएगा तो ठीक है रहेगा। और मान लीजिए कि उसके लिए तो रोड रास्ता हेन तेन चाहिए ना। सरकार बढ़िया रहेगा तो स्थिति और थोड़ा बढ़िया होगा, ऐसे पहले से थोड़ा बढ़िया हो रहा। अभी 10 साल पहले स्थिति बहुत खराब था। सरकार को ऐसे नया नया इंडस्ट्री आने के लिए थोड़ा रिबेट देगा तो ठीक रहेगा, इसीलिए इंडस्ट्री आएगा, और टैक्स में थोड़ा छूट देगा तो नया नया इंडस्ट्री आएगा और यहाँ के नौजवान को नौकरी मिलेगा। आने वाली सरकार से परिवर्तन होगा तो सरकार से उम्मीद रहेगा, सरकार से मांग किया जाएगा। अगर नहीं सरकार पूरा करेंगे तो फिर इनके बाद भी सबसे पहले मांग होगी ज़मीन की मुहैया कराया जाए,
बिजली की व्यवस्था कराया जाए, पथ परिवहन की व्यवस्था किया जाए। यही 3-4 मांग है, इसके बाद ही उद्योग धंधा यहाँ पर चल पाएगा। और उद्योग धंधों की पस्त हालत को देखते हुए बिहार के मजदूर आमतौर पर बाहर का रुख करते हैं। पलायन का आलम यह है कि लाखों लोग दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जिन मजदूरों को, जिन कामगारों ने बिहार में रहना तय किया, उनकी क्या हालत है और वो बेहतरी के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं, ये भी जान लेते हैं। मैं अभी मौजूद हूं पटना के इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, और यहां पर मेरे साथ कुछ मजदूर भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन्हें क्या दिक्कतें आती हैं और ये आने वाले समय में क्या परिवर्तन चाहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते वक्त आप लोगों को किन किन चीज़ों का दिक्कत होता है, क्या परेशानी क्या होती है? परेशानी कोई चीज़ की नहीं दिक्कत होती है। नहीं, सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, आप लोगों के लिए क्या करें? हमने के लिए मजदूरी बढ़ावल जाए और क्या करेगा। आज के युग में कम से कम सर बिहार में 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से कम 10,000 वेतन चाहिए, होना चाहिए था, जो कि अभी के रेट में नहीं मिल पा रहा है हम लोगों का। मजदूरी की दिक्कत, मजदूरी में मिलना चाहिए, रेट चाहिए। मजदूरी में कम से कम 12-14 हज़ार की तनख्वाह चाहिए, तब हो जाएगा। नहीं, अभी तो नहीं उठाई है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मजदूरी के लिए करना चाहिए, सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए गरीब मजदूर है, काम कर रहा है, मकान बना रहा है, ऊपर से गिर गया, उड़ गया, ये सब रिस्क को बड़ा कुछ नहीं है। मजदूरी कुछ कम, बिल्कुल कम है मजदूर के लिए तो। हाँ, ये सही बात है कि अन्याय हो रहा है, क्या कि मजदूरी कम है, मेहनती ज़्यादा है, गरीब आदमी पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार हम लोग पे ताक नहीं रहा है, सरकार खाली अपना कुर्सी देख रहा है। बहुत बेकार है सर। कम से कम हम लोग के अब इतना बड़ा बिल्डिंग पे काम करते हैं साहब, तो हम लोग के कोई इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए, जिससे कि अगर जो कोई तरह की घटना हो जाए तो मेरे फैमिली के लिए जीने का अधिकार होगा उससे। हम लोग को दूसरे राज्य में कमाना नहीं पड़े, वहाँ जाने पर बहुत कुछ होता है सर, मार झगड़ा लड़ाई निमन बारू, लोग इज्जत नहीं दे पाते हैं। पंजाब लुधियाना बहुत राज्य ऐसा है कि वहाँ जाने पर दिक्कत होती है। यहाँ परिवार और त्याग के आदमी जाता है, बाल बच्चा सब कुछ छोड़ छाड़ के जाता है। बिहार में तो कंपनी आना चाहिए सर, लेकिन कहाँ आ रही है। लेकिन पहले से तो बहुत सुधार हुआ है सर। और अब चलते हैं उन इलाकों में जहां पहले दौर में मतदान होना है। इन जिलों में पहले कई उद्योग फलते फूलते थे। कुछ जिले तो पारंपरिक तौर पर उद्योगों के लिए ही मशहूर थे। इन इलाकों में नए उद्योग तो अब लग रहे हैं, लेकिन पुराने कारोबार धीरे धीरे बदहाल होते जा रहे हैं। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। बिहार में विकास के नाम पर हमेशा से लंबी बहस चली है। बिहार में बीते कुछ सालों में उद्योगों में जान फूंकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। आज बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का हिस्सा महज 5% है। बिहार में कुल 3,345 छोटे बड़े उद्योग हैं, जो देश भर का मात्र 1.5% हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के मसले को लेकर दावे तो कई हुए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये है बेगूसराय। बेगूसराय को कभी औद्योगिक नगरी कहा जाता था। एक जमाने में इस तेल रिफाइनरी में काम करने दूर दूर से लोग आते थे। यही हाल इस खाद कारखाने का था। इसके अलावा यहाँ कई लघु उद्योग भी थे, लेकिन आज न उद्योग बचे हैं और न उद्योगपति। सालों पहले यहाँ मोम बनाने के कई कारखाने थे, जिनको उत्पादन के लिए बरौनी तेल रिफाइनरी से कच्चा माल बड़ी मात्रा में मिला करता था। लेकिन वक्त बीतता गया, पहले माल की गुणवत्ता में गिरावट आई और फिर धीरे धीरे माल मिलना ही बंद हो गया। नतीजा, यहाँ चलने वाले कई लघु उद्योग इकाइयाँ अतीत का हिस्सा बन गईं। बाजार भी बंद है और जो भी छोटे छोटे उद्योग थे बंद हैं। इसके चलते यहाँ लोगों को रोजगार के लिए भी दूसरे स्टेट में पलायन करना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ नेशनल हाईवे 4 लेन में पास हुआ तो आज तक नहीं बना। फर्टिलाइजर बैठ गया, थर्मल अभी तक जो बन रहा था अभी तक नहीं बना है। यहाँ पर देवना में जो फैक्ट्री था प्राइवेट लोगों का, सबका इंडस्ट्रियल एरिया सब ध्वस्त हो गया। स्थानीय उद्योगपति बेगूसराय की इस हालत के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली हो या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो और या मजदूर का समस्या हो, इस सब कारण से भी इंडस्ट्री पर काफी फर्क पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं।
बट यहाँ स्किल्ड लेबर रहते हुए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के चलते यहाँ के इंडस्ट्री डेड होते जा रहे हैं। ये है भागलपुर। आपने इसका नाम भागलपुरी सिल्क के लिए जरूर सुना होगा, लेकिन कभी 500 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार करने वाला ये उद्योग अब 200 करोड़ पर आ गया है। कारण है सरकारी योजनाओं को लागू करने में सुस्ती और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। आलम यह है कि छोटे कारोबारी और बुनकर इस काम से अपना पेट भी नहीं पाल पा रहे। क्या करेंगे, इसमें पेट ही नहीं भर रहा, तो इस काम से इससे फायदा क्या है। मैं तो बहुत दिन मेरठ में प्लान करके पावर लूम चलाया, कम से कम 10 साल। वहाँ से बाल बच्चा हुआ, 2-4 बच्चे को पढ़ा भी नहीं सका। अब जो है एक लड़का काम करने लगा तो बेटा बेटी को पढ़ा रहा हूँ। बुनाई काम करना नहीं चाहता, वो चाहता कि दूसरा काम कर लें। ठेला खींचेंगे, 10 टका महाजन जिसको पहुंचाएंगे तुरंत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ काम करके भी मजदूरी नहीं मिलता और भूखे रहना पड़ता है। ये परेशानी है। कपड़े हम लोग बनाते, कपड़ा अगर 100 रुपये मीटर लागत उसमें आता है, तो बेचने जब जाते हैं वो 40 रुपये मीटर लगाते हैं बाजार में। कहीं इसका बाजार तो है नहीं जो जाके मैं जाऊँ और उस बाजार में कहीं प्रमाणित दुकान हो, हम दे दें और मुझे पैसे मिल जाए। दुकान गली गली घूमना पड़ता है। बिहार में लघु उद्योगों की सेहत का अंदाजा आप जमुई आकर भी लगा सकते हैं। जमुई में 15,000 से ज्यादा महिला बीड़ी मजदूरों को कम पैसे में काम करना पड़ता है। ज्यादातर पुरुषों के पास कोई रोजगार नहीं है और यही वजह है कि महिलाओं को मजबूरी में शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। मजबूरी के उलाचार में बनावे पड़ा है। बाल बच्चा खाए वाला आँख न उतना मालूम आपदा है, तब तैयो मजबूरी बच्चा बुतरू के चलती से, पेट के चलती से देह में सुख न। कितना पैसा मिलता है? 60 रुपया, 1000 भी नहीं बनाने में। रोजगार बोलेंगे सरकार को देने के लिए। मेरा पति कमाता है, उसमें घर नहीं चल पाता, उसी मजबूरी वजह से थोड़ा हम भी सहारा करते हैं उनको बीड़ी बना के। समस्तीपुर की कई चीनी मिलें और दूसरे छोटे उद्योग सालों पहले बंद हो गए और हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा शहर का एक चीनी मिल शहर में है, तो तकरीबन 3 दशक से यहाँ बंद है और यहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों ने इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन यहाँ पर किसी ने उस तरफ पहल नहीं की। हम लोगों का यहाँ खेती होता था ईख का, जो कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जब से देख रहे हैं ऐसा ही बंद पड़ा हुआ है। इधर अब गन्ना का खेती होता ही नहीं, हम लोग नहीं देखते। बिहार के चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रही ज्यादातर पार्टियों ने प्रदेश पर किसी न किसी तरह से शासन किया है, लेकिन अब ये उद्योगों की इस लचर हालत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।